क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा समर्थक ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है? यह एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? हम मानते हैं कि दोस्त हमारी ताकत है, हमारे सहयोगी हैं, लेकिन एक कठोर सच्चाई है जिसे समझने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। वह सच्चाई ये है कि कुछ दोस्त अनजाने में या जानबूझकर आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को एक अदृश्य परजीवी की तरह चूस लेते हैं। वे आपकी प्रगति को रोकते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को धीमा करते हैं और आपको औसत दर्जे के जीवन में फंसाए रखते हैं। आज हम दोस्ती के इस अंधेरे पक्ष का पता लगाएंगे। हम स्टोइक मनोविज्ञान के उन सिद्धांतों में गोता लगाएंगे जो आपको सिखाएंगे कि इन ऊर्जा चूसने वाले संबंधों को कैसे पहचाना जाए और कैसे उनसे मुक्त हुआ जाए। यह जानकारी हर किसी के लिए नहीं है। ये उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो समझते हैं कि सच्ची ताकत बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने में निहित है। नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी ऐसे दोस्त का अनुभव किया है जिसके साथ समय बिताने के बाद आप प्रेरित होने के बजाय थका हुआ महसूस करते हैं? आपका अनुभव गुमनाम रूप से दूसरों की मदद कर सकता है। आधुनिक दुनिया में एक पुरुष पर हर तरफ से दबाव होता है। सफल होने का दबाव, मजबूत दिखने का दबाव, हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव। हमें सिखाया जाता है कि वफादारी एक गुण है, कि दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें भावनात्मक आत्मरक्षा के बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हमारे रिश्ते, हमारे करियर या वित्त की तरह ही एक निवेश है। और कुछ निवेश, चाहे हमने उनमें कितना भी समय क्यों न लगाया हो, बस खराब होते हैं। यह वीडियो उन खराब निवेशों के बारे में है। यह उन दोस्तों के बारे में है जो आपकी ऊर्जा लेते हैं, लेकिन वापस कुछ भी सकारात्मक नहीं देते। वे आपकी सफलताओं से जलते हैं, आपकी समस्याओं में आनंद लेते हैं, या बस अपनी नकारात्मकता से आपके मानसिक स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। ये कोई मामूली असुविधा नहीं है, यह आपकी क्षमता का एक धीमा क्षरण है। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी अंतहीन समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं। आप आगे बढ़ने के बजाय भावनात्मक रूप से स्थिर रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इस भावनात्मक बिंदु से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यह महसूस करना कि आपकी ऊर्जा एक सीमित संसाधन है और इसकी रक्षा करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ऊर्जा का अदृश्य रिसाव। सोचिए, आपकी मानसिक ऊर्जा एक बैटरी की तरह है। हर सुबह आप 100% चार्ज के साथ उठते हैं। आपका काम, आपका परिवार, आपके लक्ष्य, ये सभी इस बैटरी का उपयोग करते हैं। लेकिन एक ऊर्जा चूसने वाला दोस्त एक ऐसे ऐप की तरह है जो पृष्ठभूमि में लगातार चलता रहता है, चुपचाप आपकी बैटरी खत्म करता रहता है, भले ही आप उसका उपयोग न कर रहे हो। यह रिसाव स्पष्ट नहीं है। यह कोई बड़ी लड़ाई या विश्वासघात नहीं है। यह सूक्ष्म है। यह उस दोस्त के बारे में एक चिंताजनक विचार है। यह उस निराशाजनक बातचीत की याद है। यह उनकी अगली समस्या की आशंका है। यह एक निरंतर निम्न स्तरीय तनाव है जो आपकी मानसिक स्पष्टता और फोकस को नष्ट कर देता है। एक शक्तिशाली पुरुष समझता है कि उसकी ऊर्जा उसकी सबसे कीमती संपत्ति है। वह इसे लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता। वह जानता है कि इस अदृश्य रिसाव को पहचानना और ठीक करना उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये पहला कदम है, यह स्वीकार करना कि आपकी थकावट का कारण हमेशा कड़ी मेहनत नहीं होती। कभी कभी यह आपके करीबी लोगों के कारण होती है। ब्लॉक 2, पहचान का पहला नियम, सूक्ष्म संकेत। ऊर्जा चूसने वाले हमेशा स्पष्ट रूप से नकारात्मक या विषाक्त नहीं होते हैं। वास्तव में वे अक्सर आकर्षक और मिलनसार हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें पहचानना इतना मुश्किल है। आपको सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना सीखना होगा। पहला संकेत यह है कि आप उनके साथ बातचीत के बाद कैसा महसूस करते हैं। क्या आप ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं या थका हुआ और खाली? अपनी आंत की भावना पर भरोसा करें। दूसरा संकेत,
बातचीत का पैटर्न है। क्या बातचीत हमेशा उनके बारे में होती है? क्या वे आपकी सफलताओं को कम आंकते हैं या तुरंत विषय बदल देते हैं? क्या वे समाधान खोजने के बजाय सिर्फ शिकायत करने में रुचि रखते हैं? तीसरा संकेत एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा है। वे आपकी उपलब्धियों के लिए खुश होने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक देख सकते हैं। वे निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियां कर सकते हैं, जो प्रशंसा के रूप में छिपी होती है। ये संकेत व्यक्तिगत रूप से छोटे लग सकते हैं, लेकिन साथ में वे एक स्पष्ट पैटर्न बनाते हैं। एक सचेत व्यक्ति इन पैटर्न को पहचानता है। वह दिखावे से परे देखता है और रिश्ते की सच्ची गतिशीलता को समझता है। 3. बातचीत का जाल। जब हर संवाद आपको थका दे। ऊर्जा चूसने वाले दोस्तों के साथ बातचीत एक जाल की तरह महसूस हो सकती है। यह एक तरफा होती है। आप उनकी समस्याओं, उनकी शिकायतों, उनके नाटकों को सुनते हैं। आप सलाह देते हैं, आप समर्थन करते हैं, आप सुनते हैं। लेकिन जब आपको बात करने की आवश्यकता होती है, तो वे या तो अनुपलब्ध होते हैं या रुचि नहीं दिखाते हैं। आपकी समस्याएं उनकी तुलना में हमेशा छोटी लगती हैं। वे आपकी बातों को अपने स्वयं के एक और किस्से पर वापस लाने का एक तरीका खोज लेते हैं। कुछ समय बाद आप उनसे अपनी अच्छी खबरें या अपनी चिंताएं साझा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिक्रिया निराशाजनक होगी। आपका रिश्ता एक चिकित्सा सत्र जैसा महसूस होने लगता है, जहां आप अवैतनिक चिकित्सक हैं। यह दोस्ती नहीं है, यह एक भावनात्मक बोझ है। एक स्टोइक पुरुष समझता है कि बातचीत ऊर्जा का आदान प्रदान होना चाहिए, एक तरफा निकासी नहीं। वह उन लोगों के साथ अपना समय निवेश करता है जो सुनने के साथ साथ बोलना भी जानते हैं, जो समर्थन देने के साथ साथ लेना भी जानते हैं। और भावनात्मक कचरा फेंकने में अंतर। दोस्तों के साथ समस्याएं साझा करना स्वस्थ और सामान्य है। यह हमें जुड़ने और समर्थन महसूस करने में मदद करता है। लेकिन समस्या साझा करने और भावनात्मक कचरा फेंकने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। समस्या साझा करना समाधान उन्मुख होता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन वह आगे बढ़ने का रास्ता भी तलाश रहा होता है। भावनात्मक कचरा फेंकना अलग है। यह एक ही समस्या के बारे में बार बार शिकायत करना है, बिना कोई सलाह माने या बदलने का कोई इरादा दिखाए। वे आपकी ऊर्जा को अपनी नकारात्मकता के लिए एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग करते हैं। वे समाधान नहीं चाहते, वे एक दर्शक चाहते हैं। वे आपकी सहानुभूति से पोषित होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस अंतर को पहचानता है। वह उन लोगों के लिए मौजूद है जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है, लेकिन वह उन लोगों के लिए एक भावनात्मक कचरा पात्र बनने से इनकार कर देता है जो अपनी ही नकारात्मकता में डूबे रहना चुनते हैं। वह अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। ब्लॉक 5। वफादारी का भ्रम। हम क्यों रुके रहते हैं? इन हानिकारक संबंधों में बने रहने का एक सबसे बड़ा कारण वफादारी का एक गलत अर्थ है। हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छा दोस्त हर सुख दुख में साथ रहता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी को छोड़ देते हैं, खासकर जब वे संघर्ष कर रहे हों, तो हम स्वार्थी और बुरे हैं। यह एक शक्तिशाली सामाजिक कंडीशनिंग है। हम इतिहास को भी महत्व देते हैं। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं। हम खुद से कहते हैं, हम साझा की गई यादों और अनुभवों के कारण छोड़ने में दोषी महसूस करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि तर्क को भावना से ऊपर रखना चाहिए। अतीत में एक रिश्ता अच्छा था, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वर्तमान में आपके लिए अच्छा है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। सच्ची वफादारी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अंधनिष्ठा नहीं है। यह आपके मूल्यों, आपकी भलाई और आपके मिशन के प्रति वफादारी है। कभी कभी सबसे वफादार काम जो आप कर सकते हैं, वह है खुद के प्रति वफादार रहना। ब्लॉक 6। अपराध बोध का मनोविज्ञान। क्या मैं एक बुरा दोस्त हूं? जब आप एक ऊर्जा चूसने वाले दोस्त से दूरी बनाने पर विचार करते हैं, तो अपराध बोध की भावना भारी पड़ सकती है। शायद मैं अति प्रतिक्रिया कर रहा हूं।
शायद उन्हें वास्तव में मेरी जरूरत है। क्या मैं एक बुरा इंसान बन रहा हूं? ये अपराध बोध अक्सर ऊर्जा चूसने वाले द्वारा ही बढ़ाया जाता है, जो आपको स्वार्थी या बेवफा महसूस कराने के लिए भावनात्मक हेरफेर का उपयोग कर सकता है। लेकिन यहां एक स्टोइक सत्य है। आप किसी और की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप उनके जीवन विकल्पों या उनकी भावनात्मक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप केवल अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने विकल्पों के लिए जिम्मेदार हैं। अपराध बोध को एक तरफ रखकर स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें। क्या यह रिश्ता आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है? क्या यह आपके जीवन में सकारात्मकता ला रहा है? क्या यह पारस्परिक है? यदि इन सवालों का जवाब नहीं है, तो दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। यह ये समझने के बारे में है कि आप किसी को डूबने से नहीं बचा सकते, यदि वे आपको भी अपने साथ नीचे खींच रहे हैं। ब्लॉक 7, स्टोइक दृष्टिकोण का परिचय, नियंत्रण का द्विभाजन। अब जब हमने समस्या को समझ लिया है, तो आइए समाधान की ओर बढ़ते हैं। और समाधान स्टोइकवाद के मूल सिद्धांत में निहित है, नियंत्रण का द्विभाजन। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने सिखाया कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ नहीं है। बाहरी घटनाएं, दूसरे लोगों के कार्य, उनकी राय, ये हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमारे अपने विचार, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये हमारे नियंत्रण में है। यह सरल विचार क्रांतिकारी है जब इसे ऊर्जा चूसने वाले दोस्तों पर लागू किया जाता है। आप अपने दोस्त को नहीं बदल सकते। आप उनकी नकारात्मकता, उनकी मांगों या उनके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें बदलने की कोशिश करना अपनी ऊर्जा को एक अथाह गड्ढे में फेंकने जैसा है। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी सीमाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपना समय और ऊर्जा किसके साथ निवेश करते हैं। यह एहसास आपको पीड़ित की मानसिकता से मुक्त करता है और आपको ड्राइवर की सीट पर बिठाता है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों से हटाना शुरू करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आपका दोस्त, और इसे उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप कर सकते हैं। आप अपनी उपलब्धता को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको हर कॉल का जवाब देने या हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप बातचीत की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब बातचीत नकारात्मक हो जाती है, तो आप विषय बदल सकते हैं या बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक और भावनात्मक दूरी को नियंत्रित कर सकते हैं। आप कम बार मिलने का विकल्प चुन सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से कम निवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह निष्क्रिय आक्रामक होने के बारे में नहीं है। यह आपके संसाधनों, आपके समय और ऊर्जा के प्रबंधन के बारे में एक सचेत रणनीतिक निर्णय लेने के बारे में है। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी शक्ति की भावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। आप अब उनके भावनात्मक ज्वार में एक असहाय नाव नहीं है। आप अपने स्वयं के जहाज के कप्तान हैं। मार्कस ऑरेलियस का सबक, अपने आंतरिक गढ़ की रक्षा करें। रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अक्सर आंतरिक गढ़ के विचार के बारे में लिखा था। ये आपकी आत्मा का एक किला है, एक मानसिक स्थान जिसे कोई बाहरी घटना या व्यक्ति छू नहीं सकता है। आपकी शांति, आपका तर्क, आपके मूल्य इस गढ़ के भीतर रहते हैं। एक ऊर्जा चूसने वाला दोस्त इस गढ़ पर लगातार हमला करता है। वे अपनी नकारात्मकता, अपने नाटक और अपनी मांगों के साथ दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपका काम एक सतर्क संतरी की तरह इस गढ़ की रक्षा करना है। इसका मतलब है कि आप किसे अंदर आने देते हैं, इस बारे में चयनात्मक होना। इसका मतलब है कि भावनात्मक हमलों को पहचानना और अपने बचाव को बढ़ाना। अपनी मानसिक शांति को एक अनमोल खजाने के रूप में देखें, क्योंकि यह वही है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति को आसानी से सौंप न दें जो इसके मूल्य को नहीं समझता है।
अपने आंतरिक गढ़ की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। एक मजबूत आंतरिक गढ़ के बिना आप बाहरी दुनिया के तूफानों का सामना नहीं कर सकते। ब्लॉक 10, भावनाओं को तर्क से अलग करना। जब हम किसी ऐसे दोस्त से निपटते हैं जिसे हम लंबे समय से जानते हैं, तो हमारी भावनाएं अक्सर हमारे फैसले पर हावी हो जाती हैं। अपराध बोध, दायित्व, पुरानी यादें, ये सभी हमारे तर्क को धूमिल कर सकते हैं। स्टोइक अभ्यास हमें भावनाओं को एक तरफ रखने और स्थिति को तर्कसंगत रूप से देखने के लिए प्रशिक्षित करता है। एक कदम पीछे हटें और रिश्ते का एक उद्देश्यपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण करें। इस दोस्ती से आपको क्या ऊर्जा मिल रही है और यह आपको कितनी ऊर्जा खर्च करा रही है? क्या लाभ लागत से अधिक है? ईमानदार बने, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें, लेकिन उन्हें अपने निर्णय लेने न दें। एक डॉक्टर की तरह सोचें जो एक मरीज का निदान कर रहा है। डॉक्टर मरीज से भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है, लेकिन निदान तर्क और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आपके रिश्तों के लिए भी यही सच है। जब आप भावनाओं को तर्क से अलग करते हैं, तो सही कार्रवाई का मार्ग अक्सर आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट हो जाता है। ब्लॉक 11, मिथक का खंडन। दोस्त हमेशा के लिए होते हैं। समाज हमें इस रोमांटिक धारणा को बेचता है कि दोस्ती हमेशा के लिए होनी चाहिए। यह एक सुंदर विचार है, लेकिन यह हमेशा वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। लोग पेड़ों की तरह हैं, वे बढ़ते हैं और बदलते हैं। कभी कभी आप एक साथ बढ़ते हैं, दूसरी बार आप अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं। एक दोस्ती जो आपके जीवन के एक मौसम में आपके लिए अच्छी थी, जरूरी नहीं कि अगले मौसम में भी अच्छी हो। इस विचार को छोड़ देना कि हर दोस्ती को जीवन भर चलना चाहिए, अविश्वसनीय रूप से मुक्त करने वाला है। ये आपको वर्तमान क्षण में रिश्ते का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है, न कि इसके अतीत के आधार पर। क्या यह रिश्ता आज आपकी सेवा कर रहा है? क्या ये आपको वह व्यक्ति बनने में मदद कर रहा है जो आप बनना चाहते हैं? यदि नहीं, तो इसे समाप्त होने देना ठीक है। ये एक विफलता नहीं है, यह विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कुछ दोस्त एक अध्याय के लिए होते हैं, पूरी कहानी के लिए नहीं। ब्लॉक 12, छोड़ने की कला। यह एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। एक हानिकारक दोस्ती को छोड़ना शायद ही कभी एक नाटकीय एकल घटना होती है। यह अक्सर एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। इसे एक जहाज को मोड़ने के रूप में सोचें। आप अचानक 90 डिग्री का मोड़ नहीं लेते। आप धीरे धीरे पाठ्यक्रम बदलते हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में एक निर्णय के साथ शुरू होती है। यह स्वीकार करने का निर्णय कि रिश्ता अब स्वस्थ नहीं है। फिर यह छोटे छोटे कार्यों में बदल जाता है। आप थोड़ा कम उपलब्ध होते हैं। आप अपनी बातचीत की गहराई को सीमित करते हैं। आप अन्य लोगों और गतिविधियों में अधिक ऊर्जा का निवेश करना शुरू करते हैं। इस प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के कई फायदे हैं। यह अनावश्यक नाटक से बचाता है। ये आपको और दूसरे व्यक्ति दोनों को धीरे धीरे समायोजित होने का समय देता है, और यह आपको अपराध बोध और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करता है, जो अचानक अलगाव के साथ आ सकता है। याद रखें, आप एक स्विच नहीं पलट रहे हैं। आप धीरे धीरे एक डिमर को नीचे कर रहे हैं। ब्लॉक 13, रणनीति। 1, धीरे धीरे दूरी बनाना। यह सबसे आम और अक्सर सबसे प्रभावी रणनीति है। इसे धीमा फीकापन या ग्रेरॉक विधि के रूप में जाना जाता है। इसमें टकराव के बिना धीरे धीरे रिश्ते से अपनी ऊर्जा वापस लेना शामिल है। आप कॉल्स और टेक्स्ट का जवाब देने में अधिक समय लेते हैं। आपके उत्तर छोटे और कम विस्तृत हो जाते हैं। आप मिलने के निमंत्रण को अधिक बार अस्वीकार करते हैं, हमेशा एक विनम्र लेकिन अस्पष्ट कारण के साथ। आप भावनात्मक रूप से कम आकर्षक हो जाते हैं। जब वे शिकायत करते हैं या नाटक शुरू करते हैं, तो आप तटस्थ और उबाऊ प्रतिक्रिया देते हैं। लक्ष्य खुद को एक खराब ऊर्जा स्रोत बनाना है। ऊर्जा चूसने वाले उत्तेजना और प्रतिक्रिया पर पनपते हैं। जब आप उन्हें वह देना बंद कर देते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से रुचि खो देते हैं और कहीं और एक नया स्रोत ढूंढते हैं।
यह विधि निष्क्रिय आक्रामक लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में सम्मानजनक हो सकती है। ये दूसरे व्यक्ति को चेहरा बचाने की अनुमति देती है और एक बड़े दर्दनाक टकराव से बचाती है। ब्लॉक 14। रणनीति 2। स्पष्ट लेकिन सम्मानजनक संवाद। कभी कभी धीरे धीरे दूरी बनाना पर्याप्त नहीं होता है या संभव नहीं होता है। कुछ स्थितियों में एक सीधी बातचीत आवश्यक होती है। यह डरावना हो सकता है, लेकिन इसे सम्मान और स्पष्टता के साथ किया जा सकता है। कुंजी यह है कि उन पर आरोप लगाने या हमला करने से बचा जाए। आप हमेशा या आप कभी नहीं जैसे वाक्यों का उपयोग न करें। इसके बजाय मैं कथनों का उपयोग करें और अपनी भावनाओं और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, मैंने हाल ही में महसूस किया है कि मुझे अपनी ऊर्जा को अपने करियर पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, और इसका मतलब है कि मुझे अपने सामाजिक जीवन में कटौती करनी होगी। या मैं अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर हूं जहां मुझे अधिक सकारात्मक बातचीत की आवश्यकता है। बातचीत को छोटा और बिंदु पर रखें। बहस या लंबी चर्चा में न उलझे। अपनी सीमा बताएं और उस पर कायम रहे। ये कठिन है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से सशक्त भी हो सकता है। ये आपके और दुनिया के लिए एक घोषणा है कि आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ब्लॉक 15। सीमाओं की वास्तुकला। अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें? चाहे आप धीरे धीरे दूरी बनाने का विकल्प चुने या सीधी बातचीत का, स्थायी परिवर्तन के लिए मजबूत सीमाएं बनाना महत्वपूर्ण है। सीमाएं दीवारें नहीं हैं, वे द्वार हैं। आप नियंत्रित करते हैं कि कौन और क्या अंदर आता है। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण के लिए, मैं रात 9 बजे के बाद काम से संबंधित कॉल नहीं लेता, या मैं अब गपशप में शामिल नहीं होता, या मैं सप्ताह में केवल एक बार सामाजिक मेलजोल के लिए उपलब्ध हूं। इन सीमाओं को पहले खुद के लिए निर्धारित करें और फिर उन्हें लगातार लागू करें। जब कोई सीमा पार करता है, तो उसे शांति से और दृढ़ता से बताएं। जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता। शुरुआत में लोग आपकी सीमाओं का परीक्षण करेंगे। वे आपको पुरानी भूमिका में वापस खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप दृढ़ रहते हैं, तो वे या तो अनुकूलन करना सीखते हैं या दूर हो जाते हैं। किसी भी तरह से आप जीतते हैं। ब्लॉक 16। जब वे वापस खींचने की कोशिश करते हैं, भावनात्मक हेरफेर को पहचानना। जब एक ऊर्जा चूसने वाला महसूस करता है कि आप दूर जा रहे हैं, तो वे अक्सर आपको वापस खींचने के लिए अपनी रणनीति तेज कर देते हैं। वे भावनात्मक हेरफेर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अपराध बोध दिलाना शामिल हो सकता है। इतने सालों के बाद तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? चापलूसी। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो मुझे समझता है। या यहां तक कि पीड़ित की भूमिका निभाना भी। इन युक्तियों को पहचानना महत्वपूर्ण है कि वे क्या हैं। नियंत्रण बनाए रखने के हताश प्रयास। जब ऐसा होता है, तो शांत और दृढ़ रहे। बहस में न उलझे। उनकी भावनाओं को मान्य करे। मैं समझता हूं कि तुम निराश हो, लेकिन अपनी सीमा पर कायम रहे। लेकिन मेरा निर्णय अंतिम है। याद रखें, उनकी प्रतिक्रिया उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप उनकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सीमाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपकी संकल्प शक्ति की अंतिम परीक्षा है। ब्लॉक 17। अलगाव का डर। अकेलेपन को एकांत में बदलना। एक दोस्ती को छोड़ने का एक सबसे बड़ा डर अलगाव का डर है। हम अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन स्टोइक हमें अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड के बीच अंतर करना सिखाते हैं। अकेलापन कनेक्शन की दर्दनाक कमी है। एकांत अपने साथ रहने का आनंदमय अनुभव है। जब आप एक हानिकारक रिश्ते को काटते हैं, तो आप जो खालीपन महसूस करते हैं, उसे एकांत के अवसर के रूप में देखें। यह खुद को फिर से खोजने का, अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने का, अपने विचारों को सुनने का समय है। इस शांत समय का उपयोग अपने आंतरिक गढ़ को मजबूत करने, पढ़ने, सीखने और बढ़ने के लिए करें। जब आप अपने साथ सहज हो जाते हैं,
तो आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते हैं। आप दूसरों के साथ हताशा से नहीं, बल्कि एक पूर्ण स्थान से जुड़ते हैं। यह एकांत आपको एक चुंबक में बदल देता है, जो उन स्वस्थ, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को आकर्षित करता है, जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ेंगे, न कि उससे घटाएंगे। ब्लॉक 18। सही सर्कल का निर्माण। गुणवत्ता बनाम मात्रा। जैसे ही आप ऊर्जा चूसने वाले दोस्तों को हटाते हैं, आप नए स्वस्थ संबंधों के लिए जगह बनाते हैं। यह कुंजी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है, मात्रा पर नहीं। आपको 100 परिचितों की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ ठोस, भरोसेमंद सहयोगियों की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके मूल्यों को साझा करते हों। ऐसे लोगों की तलाश करें जो महत्वाकांक्षी, सकारात्मक और आत्म जागरूक हों। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको चुनौती देते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ये रिश्ते रातों रात नहीं बनते। उन्हें समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन वे इसके लायक हैं। यह आपके व्यक्तिगत मास्टरमाइंड समूह को बनाने जैसा है। ये वे लोग हैं जिनके साथ आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जीत का जश्न मना सकते हैं और असफलताओं से सीख सकते हैं। याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। बुद्धिमानी से चुनें। ब्लॉक 19। पुनर्प्राप्त ऊर्जा का निवेश। अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना कीजिए कि आपने एक ऊर्जा चूसने वाले रिश्ते पर हर हफ्ते 5, 10 या 15 घंटे की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा खर्च की है। अब वह ऊर्जा आपकी है। आप इसका क्या करेंगे? इसे बर्बाद मत करो। इसे अपने मिशन में निवेश करें। चाहे वह आपका व्यवसाय बनाना हो, एक नया कौशल सीखना हो, अपने स्वास्थ्य में सुधार करना हो, या अपने परिवार के साथ गहरा संबंध बनाना हो। यह पुनर्प्राप्त ऊर्जा आपके विकास के लिए रॉकेट ईंधन है। जब आप अपनी ऊर्जा को एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, तो आप जो हासिल कर सकते हैं, उस पर आप चकित होंगे। यही वह जगह है जहां सच्ची संतुष्टि मिलती है, बाहरी सत्यापन में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता की निरंतर खोज में। ऊर्जा चूसने वाले दोस्त आपको इस खोज से विचलित करते हैं। उन्हें हटाकर आप अपने आप को उस जीवन को बनाने के लिए मुक्त करते हैं जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। ब्लॉक 20। अंतिम सत्य। आत्मसंरक्षण स्वार्थ नहीं है। यदि आप इस वीडियो से केवल एक बात याद रखते हैं, तो वह यह हो, अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई की रक्षा करना स्वार्थी नहीं है। ये आवश्यक है। आप एक खाली कप से नहीं डाल सकते। यदि आप लगातार दूसरों द्वारा खाली किए जा रहे हैं, तो आपके पास उन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा जो वास्तव में मायने रखते हैं। आपका परिवार, आपकी टीम, आपका समुदाय और खुद आप। एक हानिकारक दोस्ती को छोड़ना क्रूरता का कार्य नहीं है। यह आत्मसम्मान का एक कट्टरपंथी कार्य है। यह दुनिया के लिए एक घोषणा है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति को महत्व देते हैं। ये वह नींव है जिस पर एक मजबूत, उद्देश्यपूर्ण और शक्तिशाली जीवन बनाया जाता है। ये वह समझ है जो एक लड़के को एक पुरुष से अलग करती है। ये समझना कि आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और इसकी रक्षा करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम यहां हैं। हमने दोस्ती के जटिल और अक्सर असुविधाजनक मनोविज्ञान की यात्रा की है। हमने सीखा है कि कैसे ऊर्जा के अदृश्य रिसाव को पहचाने, अपराध बोध और सामाजिक दबाव के भ्रम को कैसे तोड़े और स्टोइक सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी शक्ति को कैसे पुनः प्राप्त करें। मुख्य निष्कर्ष यह है, आपके जीवन में लोगों की गुणवत्ता आपकी अपनी गुणवत्ता को निर्धारित करती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने आंतरिक दायरे में रहने की अनुमति देना जो आपको लगातार नीचे खींचता है, आत्म सबोटाज का एक रूप है। एक हानिकारक दोस्ती को छोड़ने का निर्णय अंततः कमजोरी का नहीं, बल्कि गहरी ताकत का संकेत है। यह इस बात की स्वीकृति है कि आपकी ऊर्जा सीमित है और यह आपके सबसे बड़े लक्ष्यों के योग्य है। इस ज्ञान को अपने अंदर बसने दें। इसे महसूस करें। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर हमेशा से रही है,
जिसे उजागर होने का इंतजार था। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उस दोस्त के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पुरुषों के लिए आत्मनिपुणता के इन आवश्यक विषयों का पता लगाना जारी रखेंगे। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। इस नई प्राप्त ऊर्जा और समय के साथ आप अपने जीवन के किस एक क्षेत्र में निवेश करेंगे?